Good morning, good afternoon, good evening, and namaskar. In this part of video, we are going to discuss about the second chapter of SST of history. The name of the chapter is Nationalism in India. Now we are going to discuss about the organizer of chapter. So here in the first impact of the First World War on society. सोसाइटी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या दुष्प्रभाव पड़ा। तो प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से 1918 तक, उस टाइम में सोसाइटी में जो फूड ग्रेन के प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे। हैवी रेंट एंड टैक्सेस, और जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर कॉलोनियल और ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने जो लैंड थी उस पर रेंट बढ़ा दिए थे, टैक्सेस बढ़ा दिए थे। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज़, और रूरल एरिया में फोर्स रिक्रूटमेंट की गई थी। फोर्स रिक्रूटमेंट अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। इसमें ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी को ज्वाइन कराया जाता था। नेक्स्ट, फॉरेन गुड्स इम्पोर्टेड, विदेशों से जो है सामान मंगाया जाता था, आयात कराया जाता था। इंडियन इंडस्ट्रीज़ फेस्ड हैवी लॉसेस, इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बर्डन और लॉस फेस करना पड़ा था। नाउ सेकंड पॉइंट, सोशल कंडीशन आफ्टर वॉर। वॉर के बाद में जो सामाजिक स्थितियां हुई वो क्या हुई। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जो फोर्स लेबर थी उनको वहाँ पर बुला लिया गया, आर्मी में शामिल किया गया उन्हें ज़बरदस्ती। और स्पेशली ये लोग वो थे जो लैंड में लेबरर के रूप में रहते थे, और जब लेबरर ही नहीं थे तो जो है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप भी डाउन हो गया। इसी वजह से फूड की शॉर्टेज हुई। इन्फ्लुएंस एपिडेमिक, एपिडेमिक्स एक महामारी के रूप में जो 1918 से 1919 और 1919 से 2021 तक रही। इसमें क्रॉप्स जो थी वो फेल हो गई थी इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, और फूड की शॉर्टेज हो गई थी। और एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो थी उस समय में बहुत तेज़ी से फैली हुई थी। और अगर बात करते हैं तो इसमें सेंसस जो 1921 का सेंसस रहा था, इसमें लगभग 12 से 13 मिलियन पीपल जो थे वो इससे प्रभावित हुए थे एपिडेमिक से। नेक्स्ट, 13 मिलियन पीपल डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स की वजह से ही लगभग 13 मिलियन पीपल जो थे मर गए थे। आगे आती है बात, इंडिया में नेशनलिज्म की भावना बढ़ी, लोगों में एक दूसरे को समझने की शक्ति आई। कुछ जो स्कॉलर्स रहे हैं, कुछ ग्रेट पर्सन रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, और दूसरे बहुत सारे नेशनलिस्ट रहे हैं जिन्होंने लोगों को ज्वाइन किया। तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में हम यहाँ देखते हैं थर्ड पॉइंट में। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया को 1915 में आए। गांधी जी साउथ अफ्रीका एक लॉ की प्रैक्टिस के लिए गए थे। ही स्टार्टेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका फॉर द इंडियंस। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इंडियंस के लिए सत्याग्रह चलाया था। सत्याग्रह
एक ऐसा मेथड था जिसमें क्या, एक मेथड ऑफ एगिटेशन एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी ये एक ऐसा मेथड था जो नॉन वायलेंस और ट्रूथ के बेसिस पर था। नॉन वायलेंस और ट्रूथ के बेस पर ही इसमें विरोध किया जाता था जो अपोजिंग गवर्नमेंट थी या जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके अधिकारों को दबा रही थी। अब बात आती है नंबर 4 की, प्लेसेस वेयर सत्याग्रह इफेक्टेड द सोसाइटी। उन प्लेसेस की बात करते हैं जहाँ पर सत्याग्रह, जो सत्या के बेस पर आग्रह किया गया था, उसने सोसाइटी को जो है इफेक्ट किया था, प्रभावित किया था। जैसे चंपारण, गांधी जी चंपारण गए थे बिहार में, साउथ अफ्रीका से आने के बाद राजकुमार शुक्ला ने उनको वहाँ पर बुलाया था। जो इंडिगो कल्टीवेटर थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब की थी ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, तो उनकी कंडीशन को देखकर गांधी जी बिहार को गए थे। वहाँ बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था। खेदा गुजरात में, खेदा जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वहाँ खेदा में उन्होंने जो था गांधी जी से ज्वाइन करके सत्याग्रह चलाया था। और गुजरात के ही अहमदाबाद में गांधी जी का सत्याग्रह चला था। आगे बात आती है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था। इसने गवर्नमेंट को जो थे बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी इंडियंस की उनको दबाने के लिए। आगे इस एक्ट में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे कुड बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, यानी बिना किसी ट्रायल के जो थे जो प्रिजनर्स थे उनको और 2 year के लिए बिना ट्रायल के आगे उनकी कैद को और 2 year के लिए बढ़ा दिया गया था। आपने जलियांवाला बाग मैसेकर सुना है, जो 6 पॉइंट हमारा है चैप्टर का। इसमें जलियांवाला बाग जो एक इंसिडेंट हुई थी, एक जलियांवाला जो बाग है उसमें एक मेला लगा हुआ था, लोग वहाँ पर इकट्ठा थे और उस भीड़ में ही जनरल डायर ने जो है वहाँ उस बाग को चारों तरफ से सर्किल कर लिया, घेर लिया और अपनी सेना के साथ वहाँ पर निहत्थे लोगों पर गोलियाँ शुरू कर दी। तो ये जो इंसिडेंट्स हुई थी जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसमें एक लार्ज क्राउड जो थी वो गैदर्ड थी एक जो जलियांवाला बाग का ग्राउंड था उसमें। जनरल डायर ने जो था पुलिस को भीड़ पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। यहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में है। तो नॉन कोऑपरेशन मीन्स होता है असहयोग, कोऑपरेट ना करना। ये लॉन्च हुआ था 1920 को, अनाउंस इन कलकत्ता सेशन। ये कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक मीटिंग हुई थी, उसमें इसकी घोषणा की गई थी, इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इसके लीडर महात्मा गांधी थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, और 1920 में लॉन्च हुआ था। ये पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था। इंडिया में जो पहला पॉलिटिकल मूवमेंट था मास बेस पर, यानी जनता के बेस पर, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 8 पार्ट में बात करते हैं टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। अब बात आती है सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा की ओर। इन फरवरी 1922 में गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ओर बढ़े बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी जो थे फरवरी में 1922 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर आगे बढ़े। और इसी
टाइम में जो था साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। साइमन कमीशन में था जिसमें जो पॉलिटिकल मैटर थे या जो रूल और रेगुलेशंस बनाने वाले मेन कमेटी के मेंबर थे वो स्पेशली सारे ब्रिटिशर्स थे, जिसमें इंडियंस को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसी वजह से ही साइमन कमीशन का विरोध इंडियंस ने किया था, अवज्ञा की थी उस कमीशन की। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, इसी समय में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी, यानी पूर्ण आज़ादी की डिमांड इसी समय में रखी गई थी। आगे है द सॉल्ट मार्च फॉलोड बाय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ ही जो था बाद में साल्ट मार्च हुआ, और ये महात्मा गांधी की एक डांडी यात्रा थी। ये डांडी से लेकर उनका जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वहाँ से डांडी तक के लिए ये यात्रा हुई थी। इस यात्रा में गांधी जी पैदल अपने फॉलोअर्स के साथ में गए थे और उन्होंने साबरमती के आश्रम तक पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था। नमक वहाँ पर उन्होंने बनाया था, क्योंकि नमक पर जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, और इसकी वजह से ही गांधी जी को ये तोड़ना पड़ा था। सॉल्ट मार्च के बारे में अगर और डिस्कस में हम डिटेल में बताते हैं तो इसमें देखते हैं हम कि सॉल्ट मार्च को लगभग 78 फॉलोअर्स ने गांधी जी के फॉलो किया था, और ये जो मूवमेंट हुआ था गांधी जी का 12 मार्च को शुरू हुआ था 1930s को, और गांधी जी जो थे इसमें लगभग 240 माइल्स की जो डिस्टेंस थी वो उन्होंने कवर की थी, और 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने इस कानून को तोड़ा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो यहाँ पर 9 पॉइंट में हम बात कर रहे हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में। तो इसमें यूनाइटेड स्ट्रगल, सब ने एक साथ मिलकर स्ट्रगल की। इमेजेस ऑफ भारत माता एंड इंडियन फोकलोर, भारत माता की इमेज तैयार की गई, इंडियन फोकलोर और भारतीय जो संगीत गीत थे उनको गाया गया। ए ट्राइकलर इंडियन फ्लैग, और इंडिया का जो फ्लैग था तिरंगा झंडा उस समय में बनाया गया। आगे बात आती है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के री इंटरप्रिटेशन के बारे में। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ द चैप्टर। हियर इज एन इम्पोर्टेंट टर्म फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। तो जो कॉलोनीज थी उनमें जो ब्रिटिश ने अपने अंडर कंट्रोल कर रखे थे वो कंट्री, उनको कॉलोनीज बोला जाता था। उनमें हम बात कर रहे हैं फोर्स रिक्रूटमेंट की। तो उनमें जो है लोगों को पीपल वर ऑफन रिक्रूटेड एंड कंपेल्ड टू ज्वाइन द आर्मी एंड फाइट वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द मदर कंट्रीज। लोगों को ज़बरदस्ती जोर देकर उनको जो था आर्मी को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाता था, एंड फाइट के लिए वॉर में फाइट के लिए उनको तैयार किया जाता था, और उनसे कहा जाता था कि वो मदर कंट्री के बिहाफ में लड़ाई करें। आगे है इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स के बारे में, हमने पीछे भी पढ़ा था। एक एक्टिव वायरस डिसीज़ है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं एक वायरस डिसीज़ फ़िलहाल हाल ही में चल रही है। एक ऐसी एक डिसीज़ चली थी इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स, एक्कम्पनीड विथ फीवर, जिसमें फीवर होता था, कोल्ड होता था, बॉडी रैशेस होती थी। इट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, ये एक बड़े एरिया पर फैल गई थी। सत्याग्रह, ये एक आइडिया है जो गांधी जी के द्वारा इंडियन नेशनल मूवमेंट में चलाया गया है। ये एक ऐसा मेथड है डेफिएंस का
जिसमें प्रोटेस्ट की जाती है और जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको जो है बॉयकॉट किया जाता है, उनका विरोध किया जाता है। और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के नॉन पेमेंट के बारे में इसमें जोर दिया जाता है। और डेफिएंस ऑफ लॉज को, कानून को मानने के लिए जोर दिया जाता है। हड़ताल आप जानते ही हैं, इसका मतलब स्ट्राइक होता है, जिसमें शॉप्स और मार्केट जो है बंद होती हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क पर जाने के लिए मना कर देते हैं। मार्शल लॉ के बारे में बात करते हैं। ये लॉ एडमिनिस्ट्रेड है मिलिट्री फोर्स के द्वारा इन ऑक्यूपाइड टेरिटरी और इन एन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी में, और जो ऑक्यूपाइड जिन पर कब्जा है विदेशियों का या ब्रिटिश सरकार का, उसमें जो है मिलिट्री फोर्स जो है लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। डोमिनियन स्टेटस जो है एक ऐसा स्टेटस है जो अदर डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के द्वारा एंजॉय किया जाता है, सच एज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। इंडिया भी जो था एक ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया भी एक डोमिनियन स्टेटस था। आगे बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये एक ऐसा मेथड था पीसफुल प्रोटेस्ट का, जिसमें शांति के साथ जो था विरोध किया जाता था। एंड रिफ्यूज़ल ऑफ कंप्लाई विद सर्टेन लॉज, और कुछ निश्चित लॉ के साथ इसमें जो था रिफ्यूज़ल किया जाता था। पिकेटिंग एक मेथड था प्रोटेस्टिंग का, जिसमें लोग जो थे अलाउ नहीं किए जाते थे, यानी बायर्स को जो है कोई भी सामान खरीदने या बेचने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। ये थी पिकेटिंग। खादी आप जानते हैं, एक टाइप ऑफ स्पन क्लॉथ होता है, हैंड स्पन क्लॉथ होता है। बॉयकॉट होता है अपोजिशन, एक ऐसा मेथड है अपोजिशन का यूज्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स। ये इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स ने यूज़ किया गया, जिसमें दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ फॉरेन गुड। जिसमें जो है जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो जो है फॉरेन गुड को यूज़ नहीं करेंगे। बेगार है पीजेंट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान पीजेंट्स थे, छोटे मोटे लेबरर थे, फार्मर थे, हैड टू कंट्रीब्यूट लेबर विदाउट पेमेंट, उनको जो था बिना पेमेंट के लेबर वर्क करना होता था। तो ये था बेगार। We have already read about these four keywords like forced recruitment, boycott, picket और बेगार। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स एंड रिलेटेड इवेंट्स। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स जो है हम बात करते हैं 1915 की। इसमें क्या हुआ था, गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया को वापस आए थे, लॉ की प्रैक्टिस वहाँ पर वो कर रहे थे। 1917 में गांधी जी ने चंपारण की यात्रा की थी, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए थे, उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। 13 अप्रैल 1919 में गांधी ने हड़ताल की थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, और जलियांवाला बाग में मैसेकर उस समय हुआ था। जनवरी में 1921 में नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हुआ था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, उसमें गांधी जी ने जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। 19 मई 1924 को अलूरी सीतारमन राजू अरेस्ट हो गए थे,
एंडिंग अ 2 year आर्म्ड टेरिबल स्ट्रगल, उन्होंने 2 year आर्म्ड टेरिबल स्ट्रगल की थी। 1928 में वल्लभ भाई पटेल जो पीजेंट मूवमेंट उन्होंने बारदोली में चलाया था। 1928 में साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया, इंडिया को साइमन कमीशन आया था। और दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर में। तो कांग्रेस ने जो था डिमांड रखी थी पूर्ण स्वराज की इसी समय में 1929 में। और 1930 में अंबेडकर ने जो था एस्टेब्लिश किया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, यानी जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, डिप्रेस्ड जिन कास्ट को दबाया जाता था, अति पिछड़ी जो जाति थी उनको दबाया जाता था, तो उनके उत्थान के लिए अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में लॉन्च किया था। नाउ thank you for watching the video, and I hope you will learn from this video for your chapter Nationalism in India, and will be beneficial with the knowledge. Thank you.